तो जय हिंद दोस्तों, इस चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम लोगों ने पिछले वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया कर लिया है और अम्ल क्षार तथा लवण भी कर लिया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम धातु और अधातु चैप्टर को लेकर के आए हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। धातु अधातु में क्या है कि अब तक ज्ञात कुल 118 तत्व हैं। अब तक एक टोटल 118 तत्व ज्ञात हो चुके हैं, जिसमें धातु जो है 89 है और अधातु जो है 22 है और उपधातु जो है 7 है। इस प्रकार से जो है टोटल 118 तत्व हो गए। देखिए अब धातु क्या है, धातु के बारे में हम लोग समझेंगे। तो धातु क्या है कि जो विद्युत का चालन करता है, जिससे इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होती है, उसे हम लोग धातु कहते हैं। और धातु के अंतर्गत जो है आघातवर्ध तथा तन्य होती है। यह गुण पाया जाता है। आघातवर्ध मतलब इसको पीट करके चादर बनाया जा सकता है और तन्य मतलब जो है इसको खींच करके तार बनाया जा सकता है। तो ये जो है धातु का गुणधर्म है। और धातु का एक और गुणधर्म क्या है कि यह चमकती है, इसके अंदर चमक होती है। आगे क्या है कि पारा द्रव अवस्था में होता है तथा अन्य ठोस धातु जो है अन्य ठोस धातु जो है वो ठोस अवस्था में होती है। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि केवल पारा को छोड़कर बाकी सभी जितने भी धातु हैं वो सभी ठोस अवस्था में रहते हैं। एक एक्सेप्शन में केवल है जो पारा है, जो लिक्विड फॉर्म में रहता है। आगे है कि धातुओं की कठोर उसके परमाणु के धन आयन तथा ऋण आयन इसका मतलब जो है इलेक्ट्रॉन के बीच के आकर्षण बल पर निर्भर करता है। मतलब कि उसकी कठोरता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके धनायन तथा ऋणायन के बीच में कितने जो है आकर्षण बल है, यानी कि उसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कितने आकर्षण बल है। जितना ज़्यादा आकर्षण बल होगा उतना ही ज़्यादा कठोर वो धातु होगा। आगे चलते हैं। तो उसके बाद क्या है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये तीनों धातु हैं और ये धातु मुलायम होती है, जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो जितने भी धातु होते हैं, इन सभी धातुओं में सिर्फ 3 ही ऐसे धातु होते हैं जो मुलायम होती है और उसे जो है चाकू से काटा जा सकता है। सबसे अधिक आघातवर्ध तथा तन्य सोना होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर पीट करके लंबी चादर बनाया जा सकता है या उसे खींच करके सबसे ज़्यादा लंबा तार खींचा जा सकता है, तो वह धातु है सोना। जिसे जो है कि सोने से जो है 0.0004 mm तक की चादर बनाई जा सकती है तथा 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तक की तार को खींचा जा सकता है। तो इस प्रकार से जो है सोने का आघातवर्ध तथा तन्यता सबसे ज़्यादा होता है। आगे है कि चांदी और कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं तथा विद्युत के भी। जो चांदी होता है और कॉपर होता है, ये जो है इलेक्ट्रिक को सबसे ज़्यादा फ्लो करते हैं, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा धारा प्रवाहित होता है। और ये जो है ऊष्मा के भी अच्छे चालक होते हैं, यानी कि इसमें से ऊष्मा भी अधिक से अधिक प्रवाहित होता है। तो सबसे ज़्यादा चांदी का होता है, उसके बाद कॉपर का होता है, उसके बाद एल्युमिनियम का होता है। तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे क्या है कि घर में प्रयुक्त तारों के ऊपर पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि पीवीसी की अथवा रबर की परत चढ़ी होती है, जिससे जो है इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं होता है, यानी कि धारा प्रवाहित नहीं होता है। इसीलिए जो है जो तार होता है, तार के ऊपर हम लोग जो है पीवीसी की परत चढ़ा देते हैं। कि सीजियम और गैलियम धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में बदल जाती हैं, यानी कि सीजियम और गैलियम धातु ऐसे होते हैं जो कमरे के टेम्परेचर पर ही वो द्रव अवस्था में बदल जाती है, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि ये भी द्रव अवस्था में रहती है कमरे के ताप पर। आगे क्या है कि ज्ञात 22 अधातुओं में से जो है टोटल धातुओं की संख्या 22 होती है। इस 22 में से 10 गो ठोस होता है, 1 गो द्रव होता है और बाकी जो 11 है वो गैस अवस्था में होता है। एक द्रव जो होता है वो ब्रोमीन होता है, जो कि अपवाद होता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा अधातु जो द्रव अवस्था में होता है तो वो होता है ब्रोमीन। और यहाँ से देख सकते हैं कि सल्फर भी क्या है, एक अधातु है। आगे देखते हैं हम उपधातु के बारे में और अधातु का कुछ हम लोग गुण जान लेंगे। तो अधातु ऐसा होता है जो विद्युत का चालन नहीं करता है। आघातवर्ध तथा तन्यता के गुण उसके अंदर मौजूद नहीं रहती है, उसके अंदर चमक नहीं होती है तथा वे भंगुर होती है। उसको जो है आघातवर्ध करने पर या तन्यता करने पर वो टूट जाती है, बिखर जाती है, यानी उसके अंदर भंगुर का गुण होता है। आगे देखते हैं कि उपधातु के बारे में।
तो उपधातु क्या है? तो उपधातु मतलब जिसके अंतर्गत जो है धातु और अधातु दोनों के गुण मौजूद होते हैं, उसे हम लोग उपधातु कहते हैं। जैसे हो गया बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, सेलेनियम हो गया, एंटीमनी हो गया, टेलुरियम हो गया, पोलोनियम हो गया और एस्टेटाइन हो गया। तो इतना जो है आप लोग को एग्जाम्पल याद कर लेना है जो कि उपधातु है। उसके बाद देखते हैं कि धातु। धातुओं के बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि जो भी तत्व है उसके अगर बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो ऐसा होता है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो है धातु है। यदि जो है 3 से अधिक अगर बाहरी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो जो है अधातु हो जाती है। तो यह कि 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसे धातु आसानी से त्याग करके धनात्मक आयन बनाती है। तो जो भी अगर धातु है तो वो धातु जो है हमेशा धनात्मक आयन बनाती है, क्योंकि 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहरी कक्षा में होगा तो वह आसानी से उसको त्याग देगा और जो है वो धनात्मक आयन बनाएगा। यानी कि धातु जो है हमेशा धनात्मक आयन बनाएगा। जैसे यहाँ पे है पोटासियम। पोटासियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, तो इस पे जो है धन आयन आ गया। इसी प्रकार मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वह 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ये त्याग कर दिया, तो मैग्नीशियम पर 2+ आ गया और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। उसी प्रकार से आगे चलते हैं। तो धातु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर धात्विक ऑक्साइड बनता है, जो कि प्रकृति में क्षारीय होता है। जैसा कि हम लोग ने अम्ल क्षार तथा लवण में पढ़ा था कि जो भी धात्विक ऑक्साइड होती है वो क्षारीय होती है और अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होती है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि जो भी धातु होगा ऑक्सीजन से रिएक्शन करके धात्विक ऑक्साइड बनाएगा और धात्विक ऑक्साइड हमेशा जो है क्षारीय होती है। जैसे CuO, Fe3O2, MgO। तो कॉपर ऑक्साइड है, तो कॉपर धातु है और ऑक्सीजन है, अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाए, इसका यानी कि जो है CuO यह एक क्षारीय प्रकृति का होगा। Fe3O2, Fe लोहा है धातु और ये ऑक्सीजन धात्विक ऑक्साइड, ये भी क्षारीय। MgO, Mg धातु और वो ऑक्सीजन अधातु, यानी कि ये ऑक्साइड बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी जो है प्रकृति में क्षारीय होगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि इन सभी जो भी धात्विक ऑक्साइड है वो क्षारीय होती है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन होता है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड। एल्युमिनियम का ऑक्साइड जो होता है ये उभयधर्मी होता है, यानी कि एल्युमिनियम का ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का भी होता है और क्षारीय प्रकृति का भी होता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि एल्युमिनियम की जो ऑक्साइड है वह उभयधर्मी होती है। सोना एवं चांदी उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते हैं, यानी कि सोना और चांदी कभी भी ऑक्साइड का निर्माण नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सोना और चांदी जो है कभी भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती, यानी कि ये ऑक्साइड का निर्माण नहीं करती है। चलिए आगे क्या है कि धातु का आयनन विभव, विद्युत ऋणात्मकता तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता तीनों बहुत कम होती है, जिससे ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं और धारा बहने लगता है। आयनन विभव वह होता है कि मतलब कि जितना उसको एनर्जी चाहिए कि बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकाल सके। तो धातु को जो है वो बहुत कम एनर्जी की आवश्यकता होती है बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि उसके बाहरी कक्षा में बहुत कम इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि 1, 2 या 3 ही इलेक्ट्रॉन होता है। अतः वह कम ऊर्जा प्राप्त करके ही वह बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन त्याग कर लेता है, यानी कि उसका आयनन विभव कम होता है, विद्युत ऋणात्मकता भी कम होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कम होती है। ये सभी जो है धातु के लिए कम होती है, जिसके कारण ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और उससे जो है धारा बहने लगती है। अधातुओं का आयनन विभव, विद्युत ऋणात्मकता तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता तीनों जो है उच्च होती है, हाई होती है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन त्यागते नहीं बल्कि ग्रहण करते हैं। क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए जो है उसको बाहरी कक्षा छोड़ने के लिए उसे अधिक से अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, यानी कि उसका आयनन विभव अधिक होता है, विद्युत ऋणात्मकता भी अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता भी तीनों उच्च होती है, यानी कि हाई होती है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन त्यागते नहीं बल्कि क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं।
यहाँ पे नोट में देखेंगे कि कार्बन जो है धातु और अधातु दोनों का काम करता है। तो यहाँ से एक्सेप्शन याद कर लेना है कि कार्बन जो है धातु और अधातु यानी कि मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा धातु वो पृथ्वी पर सबसे अधिक है। तो इस जो है पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले जो तत्व हैं, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिकॉन है, उसके बाद एल्युमिनियम है, उसके बाद Fe यानी कि लोहा है, उसके बाद कैल्शियम और उसके बाद सोडियम। इसका ट्रिक है याद करने का कि ओसीएल फेंकाना, ये ट्रिक है ओसीएल फेंकाना, इससे आप लोग याद कर सकते हैं। ओ से हो जाएगा ऑक्सीजन, सी से हो जाएगा सिलिकॉन और य से हो जाएगा एल्युमिनियम, ला से हो जाएगा लोहा और यल से एल्युमिनियम हम याद कर सकते हैं, ओ से ऑक्सीजन, सी से सिलिकॉन, यल से एल्युमिनियम याद कर सकते हैं, फे से एफी यानी कि लोहा, का से यानी कि कैल्शियम और ना से यानी कि सोडियम। मैंने एन से ना हो जाएगा और ना से हो जाएगा सोडियम। तो इस प्रकार से ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे कि और जो है ये जो है पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला हो गया। पृथ्वी पर सर्वाधिक धातु की अगर बात करिए तो ऑल ओवर जो है ये तत्व हो गया। तत्व में बात करें तो ये जो है सबसे अधिक पाया जाता है। और केवल अगर धातु की बात करें तो धातु में सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन तो अधातु है, सिलिकॉन भी नहीं होगा क्योंकि सिलिकॉन क्या है जी, उपधातु है। और तो क्या होगा, एल्यूमिनियम से शुरू होगा, यानी कि एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है पृथ्वी पर धातु में बात करें तो। उसके बाद लोहा, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद सोडियम, यानी कि अल फेंकाना से हम लोग याद कर सकते हैं। अल से एल्यूमिनियम, फे से एफी यानी कि लोहा, का से कैल्शियम और ना माने कि सोडियम याद कर सकते हैं। और बॉडी की बात करें कि ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाने वाले तत्वों का क्रम, यानी कि शरीर में पाए जाने वाले तत्वों का क्रम। तो शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन और उसके बाद कैल्शियम। तो इस प्रकार से जो है ये ऑर्डर आप लोग याद कर सकते हैं, जो कि परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और ये VVI है, यानी कि इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे क्या है कि शरीर में सर्वाधिक कैल्शियम धातु पाया जाता है, जबकि सबसे कम मैग्नीज पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि शरीर में सबसे कम कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीज है और सबसे ज़्यादा कैल्शियम। क्योंकि जो है हड्डी में जो है कैल्शियम ही पाया जाता है, तो इसका मतलब जो है कैल्शियम जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बॉडी में पाया जाएगा। आगे क्या है कि धातु ऑक्सीजन से संयोग करता है तो धातु संयोजी इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाता है, यानी कि जो भी धातु है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा कि धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, यानी कि धातु पर धनायन बनेगा और ऑक्सीजन पर क्या बनेगा, ऋणायन बनेगा। यानी कि धातु इलेक्ट्रॉन खो करके धनायन बनाएगा और ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन उसको ग्रहण करेगा और ग्रहण करके उस पे नेगेटिव बनाएगा, यानी कि ऋणायन बनाता है। इस प्रकार से दोनों धनायन तथा ऋणायन मिलकर धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो धात्विक ऑक्साइड इसी प्रकार से बनता है, तो आप लोग ध्यान दे सकते हैं। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की क्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। पूछता है कि एनोडीकरण क्या है, तो एल्युमिनियम पर मोटी जो ऑक्साइड परत बढ़ जाती है एल्युमिनियम में, यानी कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो ऑक्सीजन की उस पर एक मोटी परत जम जाती है, उसी मोटी परत को कहते हैं हम लोग एनोडीकरण कहलाती है, जो उसे संक्षारण होने से बचाती है। और यही एनोडीकरण जो है यह एल्युमिनियम को संक्षारण से बचाती है। तो क्वेश्चन पूछता है कि एल्युमिनियम को संक्षारण होने से बचाती है कौन सी क्रिया, तो एनोडीकरण की क्रिया। आगे है कि धातु ठंडा या गर्म जल से अभिक्रिया कर धातु हाइड्रो ऑक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस भी बनाती है। तो इतना ध्यान रखना है कि धातु जो है ठंडा और गर्म जल से अभिक्रिया करके धात्विक हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है, जबकि धातुएं भाप से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो इतने इसमें दोनों में आप लोगों को डिफरेंस देखना है। चलिए आगे क्या है कि यानी कि पोटासियम तथा सोडियम ठंडे जल से तेजी से अभिक्रिया करते हैं, क्योंकि इसकी क्रियाशीलता जो है ज़्यादा होती है, इसीलिए पोटासियम और सोडियम ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं। कैल्शियम जल से थोड़ी धीमी अभिक्रिया करती है। कैल्शियम जो है वो जल से थोड़ी धीमी करती है मुकाबले पोटासियम और सोडियम के। मैग्नीशियम ठंडे जल से नहीं बल्कि गर्म जल से अभिक्रिया करती है, तो इसको याद रखना है। एल्युमिनियम, लोहा और जिंक ठंडा एवं गर्म जल दोनों से अभिक्रिया नहीं करता है। ठंडा एवं गर्म दोनों पानी से अभिक्रिया नहीं करता है, केवल भाप से अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाता है। तो इतना ध्यान रखना है कि एल्युमिनियम है, लोहा है और जिंक है, यह ना तो ठंडा पानी से अभिक्रिया करता है
और न ही गर्म पानी से अभिक्रिया करता है। ये जो है केवल जो है भाप से अभिक्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करता है, यानी कि धातु के ऑक्साइड का निर्माण करता है। सोना, चांदी, प्लैटिनम, लेड, तांबा ये सभी जो है जल के किसी भी स्थिति से अभिक्रिया नहीं करता है, यानी कि ना तो गर्म पानी से, न ही ठंडा पानी से और न ही भाप से, तीनों से अभिक्रिया नहीं करता है सोना, चांदी, प्लैटिनम, लेड और तांबा। अतः यहाँ से कह सकते हैं कि गर्म जल का टैंक बनाने के लिए हम लोग तांबे का उपयोग करते हैं, जबकि लोहा का नहीं, क्योंकि लोहा जो है वो गर्म जल से अभिक्रिया कर लेता है, लेकिन जो भी तांबा जो है वो गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करता है, तो इसलिए यूज़ करते हैं बनाने के लिए। अब इसकी सक्रियता श्रेणी देखेंगे, पूरे धातु का जो है सक्रियता श्रेणी देखेंगे कि किसकी सक्रियता सबसे ज़्यादा है, किसकी कम है। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता जो है पोटासियम की होती है, उसके बाद सोडियम की होती है और उसके बाद कैल्शियम की होती है। यानी कि पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम की अभिक्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होती है, जिसमें सबका नंबर दिया गया है कि 1 नंबर पे पोटासियम, 2 नंबर पे सोडियम, 3 नंबर पे कैल्शियम होता है। उसके बाद क्या है कि मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद आयरन, उसके बाद टिन, उसके बाद लेड, उसके बाद हाइड्रोजन। यानी कि ऊपर से नीचे आएगा तो अभिक्रियाशीलता घटती जाएगी। ये जो तीनों है, फर्स्ट जो 3 धातु है वो अम्ल एवं जल से तेजी से अभिक्रिया करता है, लेकिन ये जो है मैग्नीज, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड और हाइड्रोजन जो है अम्ल एवं जल से थोड़ी धीमी अभिक्रिया करती है। उसके बाद आता है कॉपर, उसके बाद पारा, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद सोना, प्लैटिनम। ये जितने भी है इसकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, अतः यह अम्ल और जल से अभिक्रिया नहीं करती है। तो इतना ध्यान रखना है, फर्स्ट जो 3 है यह अम्ल से तेजी से अभिक्रिया करते हैं क्योंकि इसकी क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा है। ये सब जो है ये अम्ल और जल से थोड़ी कम अभिक्रिया करते हैं क्योंकि इसकी अभिक्रियाशीलता थोड़ा कम होती है, और ये जो है अभिक्रियाशीलता इसकी ना के बराबर होती है, अतः जो है यह अम्ल एवं जल से अभिक्रिया नहीं करती है। तो इसको जो है ऑर्डर को याद कर लेना है। पूछता है कि जिंक और आयरन में किसकी अभिक्रियाशीलता ज़्यादा है, तो जिंक की हो जाएगी। इसमें पूछे कि पारा और सिल्वर में किसकी अभिक्रियाशीलता ज़्यादा है, तो पारा की हो जाएगी। सिल्वर और सोना में किसकी अभिक्रियाशीलता ज़्यादा है, तो सिल्वर की हो जाएगी, सोना की कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोगों को जो है ऑर्डर याद करना है। अधातुएं ऑक्सीजन से संयोग कर अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, लेकिन कुछ उदासीन भी होती हैं। जो भी धातु है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्षारीय बनाएगी, और अधातु जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, लेकिन कुछ उदासीन भी होती है। जैसे एस सल्फर जो है अधातु है और ये ऑक्सीजन है, ये SO2 बनाएगा, ये जो है अधात्विक ऑक्साइड है तो ये अम्लीय बनाएगा। 2H2 प्लस में O2 ये क्या है, अधातु और ये ऑक्सीजन, तो 2H2O बनेगा जो कि उदासीन होता है। तो ये जो है 2H2O हो गया और 2NO2 हो गया, NO हो गया, 2CO हो गया, ये सभी जो है उदासीन ऑक्साइड बनाता है, जबकि यह जो है अधात्विक ऑक्साइड है तो इसको जो है अम्लीय बनना चाहिए, लेकिन ये जो है उदासीन होता है तो इसको एक्सेप्शन में याद कर लेना है। बाकी S प्लस O2 SO2 अम्लीय बनाएगा क्योंकि ये अधात्विक ऑक्साइड है। आगे देखते हैं कि नोबल गैस। नोबल गैस किसे कहते हैं, जिसके बाहरी कक्षा में या तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो, जिसके बाहरी कक्षा में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो, या 8 इलेक्ट्रॉन हो, या 18 इलेक्ट्रॉन हो, या 32 इलेक्ट्रॉन हो, तो इस प्रकार से जो है उसको जो हम लोग नोबल गैस कहते हैं, जो कि किसी भी धातु या अधातु से अभिक्रिया कभी भी नहीं करता है, यह मुक्त अवस्था में पाया जाता है। जैसे यहाँ पे है कि किसी भी तत्व में एक कोश हो तो वह 2 इलेक्ट्रॉन से पूर्ण, मतलब अगर पहला कोश है तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और 2 इलेक्ट्रॉन से वो पूर्ण हो जाता है, तथा किसी तत्व में 2 से अधिक कोश होने पर यदि उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहने पर उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं। यानी कि बाहरी कक्षा में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या नहीं तो 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो ये जो है उसका कोश जो है वो पूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि वह किसी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। कोई भी धातु या अधातु अभिक्रिया में भाग कब लेता है, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो या इलेक्ट्रॉन की कमी हो बाहरी कक्षा में। अतः जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिक इलेक्ट्रॉन हो बाहरी कक्षा में तो वह इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और अपने आप को अस्थायी बना लेता है, और जिसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कम हो यानी कि 8 से कम हो तो वह जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है अपने
जो है अपने कक्षा को पूरा करने के लिए और अपने आप को अस्थायी अवस्था में लाने के लिए। तो नोबल गैस पहले से ही पूर्ण होता है, अतः जो है यह अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। जैसे हो गया हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सभी जो है और बहुत सारा होता है, तो ये सब जो है नोबल गैस है, यह अभिक्रिया में भाग नहीं लेती है। अब आगे देखते हैं कि कोई भी धातु और अधातु इलेक्ट्रॉन कैसे त्यागता है। तो यहाँ पे सोडियम है, सोडियम का यहाँ पे लिखेंगे तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। तो कक्षा में इलेक्ट्रॉन कैसे लिखते हैं, तो हम लोग लिखते हैं कक्षा में इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे होता है। तो पहला कक्षा में पहले कक्षा को K कहते हैं, दूसरा कक्षा को L कहते हैं, तीसरा को M और चौथा को N, इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये पहला कक्षा है, ये दूसरा कक्षा है, ये तीसरा कक्षा है, ये चौथा कक्षा है, इसका नाम है। और जो है कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² के बराबर होती है। यानी कि पहला कक्षा की बात करें तो 2 गुने 1 का स्क्वायर यानी कि 2, यानी पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। और दूसरी कक्षा में 2n² यानी कि 2 गुने 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि दूसरी कक्षा के बाहरी कक्षा में दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तीसरी कक्षा की बात करें तो 2n² यानी कि 2 गुने 3 का स्क्वायर, 3 3 का 9 अदूनी 18, यानी तीसरी कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग याद कर सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ पे सोडियम है, तो सोडियम के पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकता है, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सोडियम का परमाणु संख्या 11 यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 11, तो पहले में 2 से पूर्ण हो गया, दूसरा में 8 से पूर्ण हो गया, 10 हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन जो है तीसरी कक्षा में चल गया। तो ये तीसरी कक्षा में मात्र 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यह जो है अस्थायी है। तो ये क्या करेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा, तो दूसरा कक्षा में केवल 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो इस प्रकार से ये अस्थायी हो जाएगा। तो वही कि यहाँ पे सोडियम है, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो एक प्लस उस पे आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, यानी कि पहले कक्षा में 2, दूसरे कक्षा में 8, ये अपने आप को अस्थायी बना लिया। उसी प्रकार क्लोरीन का 17 होता है, क्लोरीन के बाहर पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8 और तीसरा कक्षा में सिर्फ 7 ही इलेक्ट्रॉन आ पाया। अतः जो है अपने आप को स्थायी बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर देगा, तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका आयनन विभव क्या है, बहुत ज़्यादा है। इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 7 गो है, अतः यह जो है इलेक्ट्रॉन त्यागेगा नहीं बल्कि ये ग्रहण करेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसके बाहरी कक्षा में 8 होगा, यानी कि यह पूर्ण हो जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया कि ये ग्रहण किया, इसको दिया गया 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन पर जब भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसमें माइनस आता है, और त्यागता है तो प्लस आता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दिया तो इसका मतलब Cl के पावर Cl माइनस लग गया, यानी कि उस पर ऋणात्मक आवेश आ गया। तो ये 2 8 8 बन गया, यानी कि ये पूर्ण हो गया। तो इस प्रकार से ये अस्थायी बन गया। तो उसी प्रकार से ये सोडियम है, ये कैल्शियम है, तो इस ये आपस में अभिक्रिया कैसे करेगा। सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो सोडियम क्या करेगा, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन जो ज़्यादा था, इसके पास एक कम हो गया, यानी कि यह अस्थायी हो गया। और क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी था, जो सोडियम से प्राप्त करके अपने आप को अस्थायी बना लिया। इसका मतलब Na+ और Cl- मिलकर NaCl बना दिया, यानी कि एक यौगिक का निर्माण कर लिया, और ये जो है अपने आप में अस्थायी बन गया। तो इस प्रकार से अभिक्रिया करता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग विद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। इस प्रकार का जो यौगिक बनता है उसको हम लोग बनते हैं विद्युत संयोगी यौगिक, विद्युत संयोजी, या इसको बोलते हैं विद्युत संयोजी यौगिक हम लोग बोलते हैं। चलिए, उसके बाद क्या है कि इस प्रकार सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो गया। उसके बाद है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8 और तीसरा कक्षा में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, क्योंकि मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 12 होता है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 12। तो 2 8 और लास्ट में 2 बचा, तो 2 इलेक्ट्रॉन की इसके पास अधिकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो यहाँ पे 2 प्लस आएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके ये अपने आप को अस्थायी बना लेगा। उसी प्रकार क्लोरीन है, तो Mg और Cl, Mg 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया, और क्लोरीन, तो क्लोरीन को सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इसके पास अधिक है 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन के 2 को अणु लाएंगे, तो दोनों क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। तो इस प्रकार से जो है दोनों अपने आप में अस्थायी हो जाएगा।
तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया तो Mg2+ और 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो Mg2+ और Cl- यानी कि MgCl2 बनाया। एक Mg के अणु है और Cl2 के 2 अणु हैं। अतः धातु और अधातु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं या विद्युत संयोजी यौगिक हम लोग कहते हैं। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का धातु और अधातु के बीच इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से हो रहा है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है। और इस प्रकार से जो भी यौगिक बनते हैं उसको हम लोग आयनिक यौगिक कहते हैं या विद्युत संयोजी यौगिक हम लोग कहते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट जो है विद्युत संयोजी यौगिक कौन कौन है, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। तो Mg क्या होता है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया और क्लोरीन जो है ग्रहण कर लिया। तो इस प्रकार से Mg2+ आएगा और Cl पर माइनस आएगा। NH4Cl होगा, NH4+ होगा और Cl पर माइनस। KCl है यानी कि K+Cl- यानी कि पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al3+ और O पर 2-। CaCl2 है तो Ca2+ आएगा और Cl पर माइनस, ठीक है। और Na+ और Cl- होगा, NaCl है तो Na+ Cl-। CaNO3 है तो Ca2+ हो जाएगा और NO3 पर माइनस आ जाएगा। और उसी प्रकार जो है कैल्शियम नाइट्रेट है तो ये तो हो जाएगा। और कॉपर सल्फेट है यानी कि CuSO4 Cu2+ और SO4 पर 2-। और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH Na+OH-। तो ये जितने भी ये यौगिक है इन सब में विद्युत संयोजी यौगिक है। जितने भी यौगिक है सभी विद्युत संयोजी यौगिक है या आयनिक यौगिक भी इसको बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड को केवल एक्सेप्शन में याद कर लीजिएगा, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये विद्युत संयोजी यौगिक के साथ साथ सहसंयोजी यौगिक भी है। तो सहसंयोजी यौगिक को हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे। जो भी आयनिक या विद्युत संयोजी यौगिक जो है उसमें बंधन की विशेषताएं क्या है। ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, मतलब जो भी आयनिक यौगिक जो है जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनते हैं ये ठोस अवस्था में होते हैं जो कि विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन इसका जलीय विलयन सुचालक होता है, क्योंकि जलीय विलयन में घोलेंगे तो वो आयनित हो जाएगा, एक पे प्लस और एक पे माइनस आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है यह जो है धारा को चालन करेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित इससे होगी। ये C6H6 यानी कि बेंजीन तथा C2H5OH यानी कि इथाइल अल्कोहल में कम घुलनशील है। यानी कि जो भी आयनिक यौगिक है वो न तो बेंजीन में घुलता है और न ही अल्कोहल में घुलता है, यानी कि बहुत कम घुलनशील होते हैं इसमें। ये रवेदार होते हैं, यानी कि बुरादे की तरह होते हैं। इसका क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है। आयनिक बंधन हमेशा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, क्योंकि आयनिक बंधन में हमेशा क्या होता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है। इसका क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है क्योंकि ये ठोस अवस्था में होते हैं, ये रवेदार ठोस होते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है। तो इसके आगे जो है हम लोग कल के वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।